टूटा रैकेट था लकड़ी का, उस समय लकड़ी के रैकेट हुआ करते, अपना शेलकॉक से कार्डबोर्ड के उससे पुट्ठे से एक रैकेट बना के उससे खेलते रहता था। कंसोलेशन प्राइज करके मुझे दिया था, एक कप उन्होंने मुझे दिया कि यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर जैसे ताने दिए जाते हैं, क्या कॉलर खड़ी हो गई इसकी। और अंडर 18 का सिंगल्स फाइनल मेरे और मेरे बड़े ब्रदर के बीच में था। डबल्स में भी हम फाइनल खेले, मैं और शिकारी सर। कि पूनम भी बैडमिंटन प्लेयर है, पर इन सब लोगों को मैंने खेलते जगह, जो ये सब इंडिया टीम में थे उस समय। नमस्कार। कहते हैं उम्र एक नंबर होती है और कई लोग जो हैं इस उम्र के साथ अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करते जाते हैं और ज़्यादा समाज में अपनी उपलब्धियां जोड़ते जाते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक छोटी उम्र से खेलना शुरू किया और आज लगभग 60 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन जो उपलब्धियां उन्होंने इन वर्षों में अर्जित की हैं वो अतुलनीय हैं। हम केवल कुछ समय खेलते हैं, ये 5, 10, 15 साल, लेकिन ये बिल्कुल पिछले बात करें तो लगभग 45-50 साल से एक खेल के साथ जुड़े हैं और वो खेल है बैडमिंटन। प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से आपको मध्य प्रदेश शासन ने सम्मानित किया है और कई रिकॉर्ड आपके नाम पर हैं, जिनमें एक रिकॉर्ड यह है कि अंडर 12 से लेकर अंडर 15, फिर उसके बाद अंडर 18, फिर सीनियर, फिर 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, 55 प्लस, ये इतनी कैटेगरी होती है बैडमिंटन में, जिनमें सभी में आप प्रदेश में चैंपियन रहे हैं, स्टेट चैंपियन रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमारे प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है आपने। और आज के इस अंक में स्पोर्ट्स मिरर 1 के सभी दर्शकों से हम एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिनका जीवन हमेशा ही लोगों को प्रेरित करने में लगा है, क्योंकि जो उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ी हैं, अपनी मेहनत के साथ जोड़ी हैं, वो युवाओं को खास तौर से प्रेरित करती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उम्र कोई बंधन नहीं है, उम्र कोई बाधा नहीं है। तो आइए स्पोर्ट्स मिरर 1 के दर्शकों, आज मिलते हैं बैडमिंटन के इंटरनेशनल प्लेयर, विक्रम अवार्डी और निरंतर इतिहास अपने नाम के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ जोड़ने वाले विवेक तत्वादी जी से। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विवेक जी, एक छोटा सा समय जो था जब आपने अंडर 12 की स्टेट चैंपियनशिप जीती, उसके बाद अब प्लस 55 की एज तक आ गए हैं, लगातार एक के बाद एक स्टेट टाइटल आपके घर में कैबिनेट में सजे हुए हैं। तो हम पूरी जर्नी को आज इस एपिसोड में समेटना चाहेंगे। शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि बैडमिंटन खेल की तरफ आपका आना कैसे हुआ? फैमिली में क्या कुछ लोग स्पोर्ट्स में थे या कैसे बैडमिंटन की तरफ आप आए? फैमिली में पिताजी थोड़ा बहुत खेलते थे बैडमिंटन जी। तो उनको खेलते देखते हुए शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि वो कार्डबोर्ड के रैकेट बना के टूटी शेलकॉक से कोर्ट के बाहर खेलते रहना। फिर पिताजी इनकम टैक्स में थे तो उनका ट्रांसफ़र होता था, तो जबलपुर में जब ट्रांसफ़र उनका हुआ था तो वो स्टेडियम में वहाँ पे एक कोर्ट था, वहाँ खेलने जाते थे। तो उनके साथ साथ रानीताल के आसपास जी। तो उनके साथ मैं जाता था वहाँ पे और वही कोर्ट के बाहर अपना शेलकॉक से कार्डबोर्ड के उससे पुट्ठे से एक रैकेट बना के उससे खेलते रहता था। तो वहाँ पे जो पिताजी के साथ खेलते थे उन्होंने मेरे को ऐसे खेलते देखते देखते उन्होंने अपना एक रैकेट, उनके पास टूटा रैकेट था लकड़ी का, उस समय लकड़ी के रैकेट हुआ करते थे, उसको उन्होंने जोड़ के मेरे को बना के दिया था कि तुम इससे खेलो करके, और वो मेरे को कोर्ट के बाहर खिलाते थे। ये बात है करीब 74-75 के आसपास की। तो उस समय से वैसे खेलना चालू हुआ। फिर कुछ 2-3 दोस्त और मिल गए, तो उनके साथ में छोटे छोटे थे, 8-9-10 साल के थे, तो एक कोर्ट 1 घंटे के लिए बुक कर लिया। अच्छा। वहीं पे जाके स्कूल के बाद में जाके हम चारों वहाँ खेलते थे, वहीं जबलपुर में। उसी समय मेरे बड़े ब्रदर का भी खेलना चालू हो गया था। वो अच्छा खेलते थे, वो उस समय वो जूनियर स्टेट टीम में रहा करते थे, उनका अच्छा खेल चलता था। तो 75 में पहली बार मैं एक स्टेट चैंपियनशिप जबलपुर में हुई थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अब उस समय अंडर 15 या अंडर 12 ऐसी कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, तो और मैं मुश्किल से 9-10 साल का था, 9 साल का, और फर्स्ट राउंड में हार गया एज यूजुअल। रोना गाना सब किया। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में
वो उस समय MPBA के करता थे श्रीराम चड्ढा जी। जी जी। उन्होंने कहीं से तो भी मतलब स्पॉट आउट किया मुझे, और एक कंसोलेशन प्राइज करके मुझे दिया था, एक कप उन्होंने मुझे दिया कि यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उस कप ने मेरा पूरा ध्यान जो है वो बैडमिंटन की तरफ पूरा किया कि मैं पहले क्रिकेट में भी थोड़ा सा जोर करन मारता था, वहाँ टेबल टेनिस क्रिकेट में हम लोग काफ़ी खेलता था मैं वहाँ पे जबलपुर में, और जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट के इसमें टेनिस में मैं बेस्ट विकेट कीपर का वो भी मिला था मुझे। पर फिर वो ये कप ने मेरा पूरा चेंज किया, और फिर मैं बैडमिंटन तरफ चालू हुआ। 76 में फिर स्टेट चैंपियनशिप हुई, उसमें अंडर 12 अंडर 15 दो कैटेगरीज और ऐड हुई थी। तो उस समय मैं अंडर 12 में सिंगल्स डबल्स दोनों जीता, अंडर 15 में नंबर 3 रहा, और 76 से ही पहला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अलग से चालू हुई। उसमें मुझे MPBA की तरफ से भेजा गया था खेलने के लिए। इस तरह वो जर्नी चालू हुई, और बस खेल, बड़े भाई का भी खेल चल ही रहा था, साथ में ये भी चलने लगा। तो खेलते खेलते फिर पिताजी का भी बार बार ट्रांसफर भी होते थे उनके हर 2-3 साल में। फिर जबलपुर से हम ट्रांसफर होके बिलासपुर आए, बिलासपुर से फिर रायपुर, रायपुर से फिर जब भोपाल, ऐसा। तो उस समय ब्रदर का भी खेलना चल रहा था, वो भी जूनियर्स में अच्छा कर रहे थे, जूनियर में नंबर 1 नंबर 2 रहते थे। तो बिलासपुर में जब मैं था उस समय मैं अंडर 15 चैंपियन बना पहली बार, और मेरे बड़े ब्रदर उस समय भिलाई में थे, और अपने MP के एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं अनिल चौगले जी, जो अभी आजकल करेंटली MPBA के सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने मेरे बड़े ब्रदर को बोला कि मुझे भिलाई में बुला लो, तो मेरे साथ में रह के मैं इसको कराऊंगा करके, ट्रेनिंग कराने के वास्ते, क्योंकि उस समय बिलासपुर में तो कोई कोच थे नहीं, बस जो थोड़ा बहुत मालूम था कि दौड़ना है, बस सुबह गए स्टेडियम गए, दौड़े, वापस आ गए, खेल रहे हैं बस ऐसा। फिर एक्चुअल ट्रेनिंग क्या होती है बैडमिंटन के लिए, क्या करनी होती है, स्ट्रोक प्रैक्टिस क्या होती है, ये सारा अनिल चौगले जी ने सिखाया, कराया पूरा मेरा अपने साथ रख के, और वो मेरा टेक ऑफ था। तो हेड्स ऑफ टू अनिल चौगले जी कि उन्होंने इतना किया। और उसके बाद फिर लगातार सफर जारी रहा। 78 में एक यूनिक चीज हुई थी कि 77 में मैं नेशनल कैंप अटेंड करके आया था जब बेंगलोर का। उस समय इंडिया में एक ही कैंप हुआ करता था जूनियर्स के लिए के बाद। हाँ, जूनियर्स के लिए एक ही कैंप होता था। कितने 20-45 30 लोग रहते थे उसके अंदर, 30 लोग चुने जाते थे वो नेशनल्स के बेस के ऊपर, परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। और वो कैंप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस कैंप में मुझे सैयद मोदी, विक्रम सिंह, विमल कुमार, रवि कुंते, ऐसे मतलब दिग्गज प्लेयर जो वो लोग सीनियर थे मेरे, अंडर 18 में थे वो लोग, मैं अंडर 15 के हिसाब से था उसके अंदर, लेकिन उन लोगों के साथ वो कैंप अटेंड करना मुझे मिला। 78 में मैं बड़े ब्रदर का मेरा हम लोग रायपुर में थे उस समय, और 77 में एक सेटबैक हो गया था बड़े ब्रदर के साथ में कि जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उस समय वो रैंक में थे, नंबर 2 थे, और वो पहले हार गए। तो सीनियर स्टेट चैंपियन, जूनियर। तो उनको ये हुआ कि यार अच्छा, फिर जैसे ताने दिए जाते हैं, क्या कॉलर खड़ी हो गई इसकी, अब ये खत्म खेल। उनको बड़ा गुस्सा है, उन्होंने माँ बाप को बोला, पिताजी को, कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं और विवेक रायपुर में ही रहेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को जो शादी करने अटेंड करने जाना है जाओ, बाहर जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे। वो 2 महीने उन्होंने मेरी बहुत रगड़ाई करी। मतलब यूजुअली प्लेयर्स जो है उस समय तो ये 2 सेशन मुश्किल से करते थे कि सुबह ट्रेनिंग करी और शाम को खेला। उन्होंने मेरे को शायद 3 या 4 सेशन हम करते थे। क्लब के पीछे में ही घर था, तो बस दीवार फांद के पहले ग्राउंड में आ जाओ क्लब के, वहाँ खूब ट्रेनिंग करो, फिर घर जाओ,
खाना पीना करो, वापस क्लब के बैडमिंटन हॉल में जाके खेलो, फिर वापस घर जाओ, फिर उसके बाद में एक दूसरे क्लब में खेलने चले जाओ। वहां से वापस आते थे, उनको लगता था कि अभी और बचा है, तो फिर एक और क्लब में लेके जाते थे, वहां खेलेंगे। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। उस समय जब स्टेट चैंपियनशिप जब हुई थी, वो उसमें मैं अंडर 15 का सिंगल्स खेला, अंडर 18 का भी सिंगल्स का फाइनल खेला, और अंडर 18 का सिंगल्स फाइनल मेरे बड़े ब्रदर के बीच में था। तो वो एक बहुत यूनिक चीज थी। और उस समय से फिर ये रहा कि जैसे मैं जब अंडर 12 में था तब अंडर 15 नंबर 3 हो गया था। अंडर 15 में जब मैं था तब मैं अंडर 18 में आ गया था। अंडर 18 में मेरी रैंक आ गई थी नंबर 2 नंबर 3 पे। अंडर 18 में जब मैं था तब मैं सीनियर में नंबर 3 रैंक पे आ गया था। और फिर सीनियर के बाद में फिर 4-5 साल नेशनल चैंपियन, स्टेट चैंपियन बना। और उसके बाद में ये सिविल सर्विस भोपाल में ही था उस समय। तब शिकारी सर थे यहाँ पे, उन लोगों ने गेम देख के फिर उन्होंने बोला कि भाई आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लो। ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ था, मतलब जून जुलाई में रिजल्ट आया था डिग्री का, और सितंबर अक्टूबर में मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया था। एज असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर करके मुझे जॉब मिला था फूड डिपार्टमेंट में स्टेट में। तब ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेलने गए थे। उस समय जब ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा हमारा। मैं वहाँ पे सिंगल्स जीता ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, डबल्स में भी हम फाइनल खेले, मैं और शिकारी सर। टीम चैंपियनशिप भी हम जीते वहाँ पे। तो वो एक यूनिक चीज रही हमारी एमपी सिविल सर्विसेज के लिए। और उसके बाद 84 जनवरी में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से ऑफर आया। उस समय बैंक के जॉब बहुत लुक्रेटिव हुआ करते थे। मतलब उस समय था कि बैंक की सैलरीज और आगे प्रमोशन के चांसेस ये सब बहुत अच्छा था तब। फादर चूंकि इनकम टैक्स में थे तो ही सेट कि नहीं, इट इज़ बेटर कि आप बैंक ज्वाइन करो। तो 84 में फिर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ज्वाइन किया। उन्होंने भी सब चीज़ें कंसिडर करते हुए मुझे भोपाल में ही पोस्टिंग दे दी। जब यहाँ पे मैं रहा तब फिर एक और फॉर्चुनेट चीज़ रही कि यहाँ शहनवाज सर यहाँ पर पोस्टेड थे। फिर उन्होंने अपने अंडर में मुझे लिया। फिर मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग करता था। उसी समय उसी के दौरान फिर मैं स्टेट चैंपियन बना, सिंगल्स डबल्स भी जीता स्टेट चैंपियन। और 2 बार तो मैं अनिल चौगले जी को डबल्स पार्टनर लेके खेल, मतलब अनिल चौगले जी ने मुझे डबल्स पार्टनर लेके खेले। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। और काफी इस स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से बाद में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और इस बैंक की नौकरी के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक फॉर्मेशन हुआ। और उन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ऑल इंडिया इंटर बैंक टूर्नामेंट होता था, उसकी जो टीम होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी इंटर इंस्टीट्यूशनल में। और इंटर इंस्टीट्यूशनल जो टीम जीतती थी उसको डायरेक्ट एंट्री नेशनल्स में मिलती थी। तो एक स्टेट के इक्विवेलेंट एक दर्जा वहां पे था, मतलब एक यूनिट और बढ़ गई थी बीएआई में। तो उसके तहत फिर मुझे नेशनल्स में लगातार काफी समय तक मुझे खेलने मिलता रहा, खेलता रहा मैं बैंक की टीम की तरफ से खेलता हुआ। मैं ऑल इंडिया इंटर बैंक भी जीता। और उस समय फॉर्चुनेट था कि मेरे को टीममेट जो ऑल इंडिया इंटर बैंक में थे तो विमल कुमार जी जैसे एक अच्छे प्लेयर मेरे साथ में हुआ करते थे। अभिजीत नामपल्ली, गुरु प्रसाद, ये लोग सब टीम में थे। तो वो चलता रहा। उसके बाद में फिर स्टेट में भी, उसके बाद में फिर जब वो बैंक वाला बंद हुआ तो फिर वापस स्टेट में जब खेला सीनियर्स में मैं, तो उस समय तक मुझे नी में इंजरी हो गई थी मेरी। मेरा ACL रिकंस्ट्रक्ट हुआ है नी। एक स्टेट चैंपियनशिप के दौरान ही मुझे खेलते खेलते वहाँ पे मेरा ACL टूट गया था ऊपर से। फिर उसका ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन हुए, खेला तो सिंगल्स खेलना थोड़ा कम हो गया था। फिर डबल्स ही ज्यादा खेलता था मैं। फिर उसके तो डबल्स के बेस के ऊपर टीम में था, MP टीम में रहा।
और खेल चलता रहा, जारी रहा। बीच बीच में फिर जब 45 हो गए तो जब 45 हुआ तो फिर उस समय फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा सिंगल्स फिर थोड़ा सा खेल के देखूं। तो 45 जब हुआ, सिंगल्स जब खेला तो फिर स्टेट चैंपियन बना, डबल्स में भी फाइनल खेला, जीता। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा सिंगल्स खेलते रहना चाहिए। तो उसके बाद से मैं लगातार सिंगल्स खेल रहा हूँ, अभी भी कम खेलता हूँ। और बस वो जीत का सिलसिला जो एटलीस्ट स्टेट चैंपियनशिप में जीत का सिलसिला जारी है। नेशनल लेवल पे भी मैं 55 प्लस में मैं ऑल इंडिया में रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने, ऊटी में फाइनल खेल चुका हूँ। बस चल रहा है खेल, अच्छा चल रहा है। और इस बीच में पूनम से मुलाकात हुई, पूनम से शादी हुई, और फॉर्चुनेट कि पूनम भी बैडमिंटन प्लेयर है, तो दोनों का बैडमिंटन का सफर बराबर जारी रहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं खेलने में। दोनों का पैशन, और हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। मतलब आप लोग बोलते हैं कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली बात है, वैसी ही है कि दोनों बैडमिंटन प्लेयर कोर्ट में मिले, और कोर्ट में शादी भी है। सीनियर क्लब में कभी भी बैडमिंटन हॉल रिसेप्शन इस सब के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी शायद पहली शादी थी जो वहाँ पे हुई, पहली और आखिरी। और ये एजुकेशन वाइज देखा जाए तो मैंने भी 11th में मैं मैथ्स तक किया है, पूनम ने भी मैथ्स में 11th किया है। दोनों ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, दोनों ने एमकॉम प्रीवियस करके छोड़ दिया। दोनों बैडमिंटन में खेलते रहे, दोनों स्टेट चैंपियन बने। उसको भी, पूनम को भी विक्रम अवार्ड मिला है, मुझे भी विक्रम अवार्ड मिला है बैडमिंटन में ही। दोनों ने बैंक ज्वाइन किया, उसने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर ज्वाइन किया था। और अभी आज के तारीख में मतलब ऑल इंडिया इंटर बैंक पूनम भी जीती, मैं भी जीता, और आज के तारीख में दोनों बैंक से दोनों ने बीआरएस ले लिया था 2022 में। और अब दोनों बस केवल खेल रहे हैं, सुबह अपना खेलते हैं, शाम को खिलाने जाते हैं। तो ये विवेक ततवादी जी की जो जीवन की कहानी है, जैसे जैसे वे बताते जा रहे थे वैसे वैसे उन पुरानी यादों में खोते जा रहे थे कि एक कंसोलेशन प्राइज आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकता है, ये शायद विवेक जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि एक जो छोटा सा बच्चा है, जब वो किसी ग्राउंड पर जाता है खेलने, किसी कोर्ट पर खेलने जाता है, तो आगे क्या बनेगा, भविष्य में क्या होगा, उसे कुछ नहीं मालूम रहता है। लेकिन आप कैसे इंस्पायर होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो कैसे आपको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वो तो आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पर जो काम है वो आपको ही करना है। कोर्ट के अंदर जो लाइनें हैं उसके अंदर रिजल्ट आपको ही देना है। तो विवेक जी, ये तो आपने बहुत ही आराम से अपने जीवन की पूरी एक तरह से कहानी हमारे सामने रख दी। तो शुरुआत तो जैसे हुई आपकी कि पुट्ठे से बिल्कुल खेलना चालू किया, फिर फादर का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह हुआ, वहाँ खेलने गए। तो प्रॉपर यदि कोचिंग की बात करें तो प्रॉपर कोचिंग, चूँकि आपको काफ़ी मेरे ख्याल में, जैसे आपने शाहनवाज सर का नाम लिया, एक NIS कोच जो हमारे बीच अब नहीं है, बहुत बड़े कोच थे बैडमिंटन जगत में, पूरे इंडिया में जिनका नाम था। वहाँ तक पहुँचने का सिलसिला तो बहुत देर में आया। यदि शुरुआत से ही आपको उनके जैसे या कोई और प्रॉपर कोचिंग वाले कोच मिलते, जैसा आपने अनिल जी का नाम लिया कि उन्होंने आपको ट्रेनिंग किया, वो एक ट्रेनिंग पार्टनर है या वो सीनियर प्लेयर है, वो आपको सिखा रहा है, लेकिन प्रॉपर कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई? प्रॉपर कोचिंग की शुरुआत मेरी वो 77 में जो नेशनल कोचिंग कैंप मुझे मिला, जी बेंगलोर वाला अटेंड कर, तब एक्चुअल मालूम चला कि जो प्रॉपर कोचिंग क्या होती है। मॉर्निंग सेशन में ट्रेनिंग होती है, तब तक कैसे खेला करते थे शुरुआती दौर? तब तक केवल जो सीनियर प्लेयर्स को देख देख के जो उन लोग खेल रहे हैं कोर्ट में, और एक जुनून था खेलने का। तो एक मैं हमेशा बच्चों को जब सिखाता हूँ उनको यही बोलता हूँ कि अंदर से खेलना होना है पहली चीज। आपको जो भी बच्चा खेल रहा है उसको उसके अंदर से मन से उसको होना चाहिए कि उसको कुछ खेलना है, उसको मजा आ रहा है, उसको वो एंजॉय भी करना चाहिए, ट्रेनिंग पार्ट को भी एंजॉय करना चाहिए, खेल पार्ट को भी एंजॉय करना चाहिए। तो वही जो सीनियर्स को, क्योंकि जबलपुर में जब मैं था तब वहाँ पे
अपने बहुत नामी खिलाड़ी रहे हैं पार्थो गांगुली जी, उनको भी मैंने खेलते देखा है। फिरोज चौधरी जी को खेलते हुए देखा है। और जबलपुर में एक सेंट्रल इंडिया एक टूर्नामेंट हुआ करता था, उस समय देश के काफी नामी खिलाड़ी आते थे उस समय। मतलब उस समय उस टूर्नामेंट में मैंने प्रदीप गंदे जी, चीमा जी, जो अब आजकल नहीं खेलते हैं ये लोग सब, पर इन सब लोगों को मैंने खेलते देखा, जो ये सब इंडिया टीम में थे उस समय। तो उन लोगों को खेलते देखते समय यही रहता था कि ये ऐसा खेलना है, ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसा मारना है, ऐसा भागना है। तो ये प्रॉपर कोचिंग तो कुछ थी नहीं, पर वो उन लोग को खेल देखते देखते, और जो सीनियर प्लेयर जबलपुर में हुआ करते थे उसमें प्रभाकर अय्यर जी थे वहां पर, उनको खेलते देखते थे, शंभू श्रीवास्तव जी थे। तो इन लोगों को सबको खेलते देख देख के बस उनके साथ में फिर खेलते रहते थे। फिर मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट इनफ मानती हूँ कि ये सारे सीनियर प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे जरूर सिखाया है कि जब भी मैं खेल रहा हूँ तो मैं पूछता था उनसे, तो वो मुझे बराबर गाइड करते थे कि ऐसा खेलो, ये करो, वो करो, ये ट्रेनिंग कर लो, वो ट्रेनिंग कर लो। कोचिंग तो ऐसा तो नहीं देते थे, पर हाँ मतलब गाइड जरूर कर देते थे। तो वो उस गाइडेंस को साथ में करता था मैं। तो 75 से लेके 77 तक तो ऐसे ही जनरल अपना खेल रहे हैं जो ये। फिर उसके बाद में जब ये कैंप अटेंड कर लिया, और जब अनिल भाई के पास में वहाँ भिलाई में मैं साथ में रहा उनके, तो अनिल भाई के साथ में फिर दीपक भाई भी थे, दीपक पटेल जी अभी आजकल यूएस में वो, तो यहाँ पे थे, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो मेरा बड़ा ब्रदर संजय, मैं, अनिल भाई और 2-1 प्लेयर और थे। तो ये सबका एक ग्रुप हमारा था। अनिल भाई मेन एज ट्रेनर, मतलब हम लोग को गाइड करा करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी समय मुझे मालूम चला कि कैसे सुबह की ट्रेनिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद में कोर्ट में क्या स्ट्रोक प्रैक्टिस करी जाती है, फिर उन स्ट्रोक प्रैक्टिस को बाद में इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो गेम का सेशन जो शाम को होता था उस समय कैसे करना है, क्या करना है। और उस समय बिल्कुल कड़ाई भी बहुत होती थी, थोड़े से छोटे भी थे तो कई बार लाड़ में मस्ती भी करते थे, तब डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी ये नहीं जो बोला जा रहा है वही करना है आपको, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा लाड़ नहीं खेलना है, तो सीरियसली खेलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उस समय कोर्ट्स कम थे तो टाइम भी कम मिलता था, बहुत कम टाइम रहता था। मतलब जब मैं भोपाल में आया था तो उस समय भोपाल में खेलने के लिए यहाँ पर जो थे, हम नटराज में मैं खेलने जाता था, उस समय वहाँ पर यह ग्रुप बहुत बड़ा था। जयसिंह जी हमारे सीनियर थे, और मेरे साथ में आप कह लो कि हमारे बस बराबर एज ग्रुप में कह लो, थोड़े से बड़े भी होंगे, दीप सिंह थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा विनय सिंह है, 2 और प्लेयर थे, अवतार सिंह, इकबाल सिंह, ये एक राजन शर्मा थे। तो ये सारे प्लेयर्स को नटराज में हम खेलने जाते थे। उसमें एक कोर्ट था मेन, BHL स्पोर्ट्स क्लब के पीछे में, वहाँ नटराज टॉकीज था पीछे में, सामने में कोर्ट था, वो सीमेंटेड कोर्ट था। तो वो वहाँ पे था, वो टाइम भी कम मिलता था वहाँ पे। तो ये तो उस टाइम को यूटिलाइज पूरा करना होता था। मतलब कि आपको यदि कोर्ट में खेलने मिल रहा है, आधा घंटा भी यदि आपको खेलने मिल रहा है, तो वो आधा घंटा आपको पूरा जोर लगा के खेलना है, क्योंकि उसके बाद वापस आपको कोर्ट में उतरने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने प्लेयर है खेलने बाहर के बैठे हुए। तो यही एक चीज बहुत, मतलब वो चीज जो है वो मेरे को बहुत मेरे को कि फोकस रहना जरूरी है, कि जब भी खेलने मिल रहा है, जब भी कोर्ट में उतरना है, तो फिर पूरा फोकस करना है, रेडी होना है। और ट्रेनिंग पार्ट जो है, फिर उसके बाद में जब शहनवाज साहब के अंडर में आए, तो फिर शहनवाज साहब ने फिर जब पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर कोचिंग जो होती है वो शहनवाज साहब ने चालू करवाई। तो उस समय फिर वही 3 सेशन चालू हुए कि सुबह ट्रेनिंग करना है, फिर ट्रेनिंग भी ऐसे हल्की फुल्की ट्रेनिंग नहीं, फिर वो लग के ट्रेनिंग, बिल्कुल हड्डी तोड़ ट्रेनिंग हुआ करती थी। उस समय टीटनगर स्टेडियम इतना अच्छा तो नहीं था, खुला पूरा टूटी सीढ़ियां और वो सब, लेकिन हाँ वहाँ पे भी खेलने के जो खेलने वाले भी दूसरे जो आते थे, वो सब लोग ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप, एक वहाँ पे भी बहुत भी था उधर, अच्छा माहौल था वहाँ पे। आप भी शायद वहाँ पे आते रहे होंगे। Abro tolerant powder, Abro hair
शैम्पू, एग्रो ऑनियन हेयर जी मेरे लिए भी लेके उसका एग्रो चारकोल फेस वॉश, एग्रो द वर्ड ऑफ अल्टी कॉस्मेटिक्स। वहाँ बास्केटबॉल के भी प्लेयर्स आते थे, जिम के लिए लोग आते थे। पठानिया सर का वहाँ पे कोच क्रिकेट का चलता था, वो भी बहुत एक बड़ा गेम था। रघुवंशी सर का वो हाँ, वेट लिफ्टिंग वाला रघुवंशी सर का था पूरा। तो वो बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के वो प्लेयर्स का भी एक बहुत अच्छा मतलब माहौल था। तो वो एक बहुत बढ़िया एक जर्नी वहाँ पे बहुत अच्छी चली मेरी। विवेक जी, वो जो ट्रॉफी थी, वो जो कंसोलेशन प्राइज, उसके पहले आपका रोना होना और कंसोलेशन प्राइज जब मिला, तो क्या आपको उम्मीद थी कि ये कुछ ऐसा मिल जाएगा? और उसके बाद जो पेरेंट्स का जो एक वो रहता है कि यार बच्चा रो रहा था, चलो उसको प्राइज मिल गया है, लेकिन अब ये आगे क्या करेगा? तो कैसे आपने फिर बताया पेरेंट्स को कि नहीं अब मेरे को खेलना है, या उन्होंने कैसे देखा आपको? नहीं, जैसा मैंने बताया कि मेरे बड़े ब्रदर भी खेलते थे बैडमिंटन, और वो भी स्टेट चैंपियनशिप में उसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे थे। वो फाइनल खेले थे वहाँ पे। अच्छा। वो भी टीम में थे, स्टेट टीम में रहे हुए थे। तो पिताजी का मतलब बड़ा एक तटस्थ सपोर्ट हमेशा रहा। उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तुमको कितना खेलना है, क्या मेहनत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत से खेलो, दैट्स ऑल। और खेल का सपोर्ट पूरा दिया। फैमिली बहुत बड़ी नहीं है हमारी, मेरे दो बड़े ब्रदर हैं मेरे। तो सबसे बड़े वाले ब्रदर तो क्रिकेट खेला करते थे, बाद में वो थोड़ा बास्केटबॉल खेलते थे, पर उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं खेला। पर चूंकि वो भी थोड़ा स्पोर्ट्स से थे, तो उनका सपोर्ट पूरा रहता था। बड़ा ब्रदर तो खुद ही बैडमिंटन प्लेयर था, तो उसका सपोर्ट रहा ही था। पिताजी भी थोड़ा बहुत खेलते थे हल्का फुल्का, तो वो भी पूरा सपोर्ट करते थे। तो सपोर्ट मेरे को पूरा मिला थ्रू आउट सीजन। और जब भी ये होता था कि मेरे बड़ा ब्रदर, जब एक ब्रदर मेरे नागपुर चले गए थे, एक ब्रदर मेरे भिलाई में, तो मतलब उसने वहाँ करके इंजीनियरिंग, वहाँ से पॉलिटेक्निक किया, फिर इंजीनियरिंग नागपुर से करके वो मुंबई चला गया था। तो उस समय बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे खेलने के, जूते अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या टी शर्ट हो, वो सब का भी थोड़ा जोर रहता था। तो ये सब मैं कभी ब्रदर लोगों से बात करता था, तो बिल्कुल छोटे फटाफट मुहैया करा दिए जाते थे कि नहीं चलो, इसको चाहिए, दिल वाला है। तो फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट अच्छा मिला मुझे, और वही एक कारण है कि मैं अभी तक यहाँ खेल रहा हूँ। और जैसे जैसे प्लेयर ग्रो करता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसा आपने बताया कि उस कंसोलेशन प्राइज के बाद आपने अपना जो पूरा फोकस था वो कर लिया कि भाई अब इस कोर्ट से कुछ ना कुछ करना ही है, तो प्रोफेशनल फिर कैसे एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़े? क्योंकि जैसा फादर आपने बताया इनकम टैक्स में थे, ब्रदर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने जॉब की तरफ चले गए, तो रहता है कि भाई ये क्या करेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइम करियर बनाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता था कि इसको कैसे हम छोड़ दें, क्योंकि जिस फैमिली से आप हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में यदि बच्चा आपका स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए चिंता तो हो जाती है। बिल्कुल, मतलब फादर चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या, इसका क्या होगा भविष्य में। डेफिनेटली। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जब 11th मेरा बिलासपुर में मैंने कंप्लीट किया, तो 11th के बाद में बड़ा रेयर सा होता है, लेकिन वो मेरे साथ हुआ कि पिताजी ने पूछा, हाँ अब क्या करना है आगे, एक जनरल क्वेश्चन रहता है। और ब्रदर उस समय पॉलिटिक्स, अच्छा मेरे परसेंट भी ठीक ठाक बने थे उस समय, परसेंट के बेस के ऊपर एडमिशन हुआ करते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है या क्या करना है? तो मैंने सिंपली बोला कि नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलना है और मैं कॉमर्स लूंगा और बैडमिंटन खेलूंगा। तो मुझे एक बार भी नहीं बोला गया कि आप ऐसा मत करो। और बड़ा ब्रदर चूंकि पॉलिटेक्निक कर रहा है और इंजीनियरिंग कर रहा है नागपुर से, तो आप भी वैसे ही करिए करके जाके। उन्होंने बोला ठीक है, आपको कॉमर्स करना है, आप कॉमर्स करिए, जाओ। अब वो छोटी जगह थी बिलासपुर से, बहुत ही छोटा था बिलासपुर तो। और तो पिताजी की पहचान थी वहाँ पे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने जाओ वहाँ डीन साहब से जाके मिलो, अपना एडमिशन कराओ, कॉमर्स चालू आपका, जाओ और खेलते रहो आप। फिर तो उनकी तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा, और ये पूरा फ्लो में ही हुआ। जैसे मैंने बोला, इसके पहले ही बोला कि प्लेयर का अंदर से यदि मन से है उसको कुछ करना है, तो उसको इतना सपोर्ट मिल जाए वो काफी है।
कि उसके बाद में उसको ये आप रहता है कि पीछे मेरे को कोई हाथ है हाथ आपके, है, तो चलिए आपका आप। आपकी फैमिली का हाथ है कि उन्होंने सबके तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, हम्म, तो फिर उसके बाद में आपको खेलने में, प्लेयर को खेलने में कोई तकलीफ नहीं होती। और कभी भी टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट है, मैचेस होते हैं, तो कभी कभी हार भी जाते हैं, तो हारने के बाद में पेरेंट्स की तरफ से या ब्रदर्स की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि क्या है इतना खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, जीत नहीं पाए, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हमेशा उन्होंने यही बोला कोई बात नहीं, इससे सीख लो और आगे आगे के टूर्नामेंट में ज्यादा मेहनत करके खेलना, हारना हराना, जिससे हारे उसको हराओ, तो तुम्हारा आगे अच्छा होगा। वो इस प्रकार से ये जर्नी अभी तक चल रही है अभी। और वो जो संजय भाई ने आपको 2-3 महीने एक अलग से ट्रेनिंग, एक तरह से जिसे कहेंगे कि वो लाइफ टर्निंग ट्रेनिंग भी हम कह सकते हैं, कि Yes. जो उन्होंने खुद की हार का बदला एक तरह से आपसे ले लिया कि यार मैं हार गया हूँ, लेकिन अब छोटे वाले पे जिम्मेदारी और डाल देता हूँ कि इसे नहीं हारना है। तो वो 2 महीने की ट्रेनिंग से आपने क्या कुछ सीखा? वो ट्रेनिंग पूरे थी। उस समय पूरा हमारा फोकस ये था कि मतलब प्योरली जब प्लेयर को प्रोफेशनल यदि बनना है और प्रोफेशनल खेलना है, तो फिर उसको जैसे वो बोलते हैं ना कि आपको जीना उसी गेम के अंदर। जी जी। फिर आपके दिमाग में 24 घंटे आपके दिमाग में खेल, ट्रेनिंग और खेल के बीच में आपकी जो गलतियां हुई हैं उनको आप कैसे सुधारोगे, ये ट्रेनिंग में आप कितना और ज्यादा आप कर सकते हो, कितना आप ज्यादा अपने आप को पुश कर सकते हो, कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। यूजुअली प्लेयर्स के साथ में ये होता है कि एक ट्रेनिंग के एक लिमिट रहती है हर किसी की फिजिक की, उतनी ट्रेनिंग तो वो कर लेता है, उससे आगे खींचने में उसको तकलीफ होती है तो वहां छोड़ देता है। पर वो जो आगे 5% 10% भी जो वो ज्यादा खींचता है वही आपका बढ़ाता है, एंड्योरेंस आपका वही बढ़ाएगा। तो वो चीज मेरे को वहां समझ में आई कि मतलब बिल्कुल खेलते नहीं बन रहा है, लेकिन वो बड़ा भाई चिल्ला रहा है वहां से कि नहीं और मारो और मारो। मतलब लास्ट अल्टीमेटली ये होता था कि कोर्ट पे मैं रैकेट रख के जैसे पूरा लेट जाता था, अब छोड़ दो मुझे, अब मैं नहीं कर सकता, अब आप मारोगे पीटोगे कुछ करो, मैं नहीं कर सकता, तब मुझे छोड़ा जाता था, नहीं तो तब तक तो मेरी रगड़ाई होती थी पूरी पूरी। तो ये चीज है, ये वो मतलब ये बहुत होता है। और लेकिन ये मतलब वो उसका बहुत फायदा ये हुआ कि उनका जो था कि मतलब वो पिछले साल हार गए थे, वो भी उन्होंने कवर कर लिया। और मेन उनका ये था कि मुझे जो बढ़ाना है वो तो है ही, प्लस उनका ये था कि लोगों को मुझे ये बताना है कि मैं मतलब एक मैच है, गलती से हार गया, लेकिन मेरी कॉलर खड़ी नहीं हुई है, पैर जमीन पर ही है, और मैं आ सकता हूँ वापस करके। इस प्रकार से था हुआ। तो वो एक मेरे लिए लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब एक उस समय समझ में आया कि जुनून जो वो बोलते हैं, तो वो एक्चुअल वो जुनून था। मतलब वो शब्द का जो उसका मीनिंग है वो अब समझ में आया। उस समय तो नहीं समझ में आया, पर अब समझ में आता है कि वो जुनून था। कि बड़े ब्रदर के इसमें इतना जुनून था कि नहीं, मतलब इस साल तो मतलब मेरे को स्टेट में फाइनल खेलना ही खेलना है किसी भी हाल में, और सबको जवाब देना है। मतलब जिस प्रकार से आप ये देखो कि अपने क्रिकेट में यूजुअली हुआ है, कई बार हुआ है कि प्लेयर्स जो है कई बार परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो ये एकदम से अटकलें चालू हो जाती हैं कि इनको बाहर करो, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली जी के साथ हो रहा है, इसके पहले सचिन तेंदुलकर के। पर अब ये जितने ये अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि ये कभी भी क्रिटिक्स को कोई पलट के जवाब ऐसा नहीं देते। इनके लिए प्रेस पूरा ओपन है, लेकिन ये कभी जवाब नहीं देते। ये अपने फोकस लगे रहते हैं, ठीक है परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, एक फेज चल रहा है, और फिर वो एक अपनी मेहनत करते हुए वापस से एक क्लिक करके फिर दिखाते हैं कि देखो मैं अभी भी कर सकता हूँ परफॉर्मेंस। जैसे रोहित शर्मा जी ने भी सेंचुरी मारी, विराट कोहली जी ने फिर से 50 के आसपास मार दिया, 50 मार दिया, तो ये, और सचिन जी भी उस समय वो करके गए। तो ये चीज वो मेरे को समझ में आती उस समय का वो करते हुए कि नहीं, आप दूसरों की बातों से, पीयर प्रेशर से अपन कुछ मत न करें। कई बार होता है, कई बार परफॉर्मेंस नहीं होता है, आप नहीं खेल पाते हो, आपका दिन नहीं चलता है, तो उससे एकदम से लोगों ने बोला है तो उस चीज को लेके उनसे झगड़ा करने से अच्छा कि अपन अपने गेम पे फोकस करें, उसको ठीक करें, वापस से परफॉर्म करके फिर उनको चुप कराएं, ताकि वही व्यक्ति फिर बोले कि नहीं हाँ ये खेल।
यानी कुल मिला के आपको अपना फोकस अपने पर रखना है, रखना लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल क्योंकि जो कुछ करेंगे कोर्ट के अंदर आप कोर्ट ही के अंदर करेंगे। परफॉर्मेंस आपको करना है, हाँ, परफॉर्मेंस अगर- आपको देना है। जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी ट्रेनिंग आपने करी है, जो कुछ भी स्ट्रोक्स आपने सीखे हैं, उसके एप्लीकेशंस आपको खुद को कोर्ट में देना है। ना आपका कोच देगा, ना बाहर बैठे कोई लोग दे पाएंगे। हम्म, बाहर बैठ के तो आदमी चेस भी खेल लेता है, लेकिन एक्चुअल चेस बोर्ड पे खेलना बहुत भारी काम जी बिल्कुल। और जो लोग हैं वो तो आपके लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों को कितना अपने अंदर लेना है, कितना नहीं लेना है, ये आप पर निर्भर करता है। और विवेक जी ने भी ऐसा ही किया, जैसा उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई संजय जी ने जिस प्रकार उन्हें वो 2 महीने ट्रेनिंग कराई, उससे इनकी लाइफ पर बहुत ही एक अलग प्रभाव पड़ा। और यही वजह है कि आज 55 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, लेकिन स्टेट में लगातार अंडर 12 से लेके अभी तक स्टेट चैंपियन हैं, सिंगल्स डबल्स के चैंपियन हैं। और जो उनकी मेहनत है वो आज भी नज़र आ रही है कि कितनी उन्होंने मेहनत की है और कितना अपने आप को कूल रखा है, काम रखा है, और जो पूरा फोकस है वो खेल के अंदर और अपने खेल पर रखा है। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बातें विवेक जी से जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके खेल जीवन के बारे में।